जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के क्रम में इस समय हम लोग गंडमूल नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं और इस अध्ययन के भीतर में अभी तक आप लोगों ने 14 भागों का अध्यापन संपन्न कर लिया है। आज इसके 15वें भाग में हम लोग गंडमूल नक्षत्रों में से बुध के जो नक्षत्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो गंडमूल नक्षत्र 6 हैं, ये आप समझ चुके हैं। उनमें से अश्विनी, मघा और मूल ये केतु के नक्षत्र हैं और आश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती ये बुध के नक्षत्र हैं। तो ये केतु के नक्षत्रों का चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है, इनके बारे में आप समझ चुके हैं। तो आज हम लोग बुध के जो नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले आश्लेषा नक्षत्र के संबंध में। जैसे कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो आश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोग आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों का जो भेद है उसमें अलग अलग चरण में जन्म लेने पर क्या उसका प्रभाव होता है, इस संबंध में बात करें। उससे पहले एक बात आपको बता दें कि आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अथवा जातिका को जो सामान्य रूप से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है शिक्षा अध्ययन में, शिक्षा अर्जन में बाधा का आना। अर्थात उनका जो अध्यापन का कार्य है उसके अंदर कतिपय प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। या तो वो शिक्षा ग्रहण करने में धीमे हो सकते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के अंदर जन्म लेने वाले जातक जातिका को किसी भी रूप में शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों से जूझना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी समझ चुके हैं कि प्रत्येक नक्षत्र का जो मान होता है वो 13 अंश 20 कला का होता है। तो आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतिम 13 अंश 20 कला का जो स्थान है वो आश्लेषा नक्षत्र का है। तो जैसे केतु के नक्षत्र राशि के प्रारंभ में शुरू हो जाते थे और बुध के जो नक्षत्र हैं वो राशि के अंत में, राशि के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो राशि के साथ समाप्त होने के कारण इन नक्षत्रों को गंडमूल नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। तो आश्लेषा जो नक्षत्र है इसका जो मान होगा वो कर्क राशि के अंतिम 13 अंश 20 कला का जो मान है वो आश्लेषा नक्षत्र का होगा। आश्लेषा जो नक्षत्र है इसका स्थान कर्क राशि के 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक का जो स्थान है वो आश्लेषा नक्षत्र का स्थान है। अर्थात कर्क राशि में कोई जातक का जन्म 16 अंश 40 कला के बाद होता है तो वो आश्लेषा नक्षत्र के अनुसार उसका गंडमूल माना जाएगा। तो बात करते हैं कि इन चारों चरणों में जन्म लेने पर जातक अथवा जातिका को किस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, गुरुवर का जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, गुरुवर का जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक सबको 100 बार है, हर बार है, बार बार है। तो आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उसका परिणाम होगा धन नाश, अर्थात धन की हानि अथवा मातृपक्ष भय।
मातृपक्ष भय का अर्थ हुआ जो उनका माता के परिवार अर्थात ननिहाल के पक्ष में किसी प्रकार की समस्या का होना। दूसरे चरण में अगर उसका जन्म होता है तो भाई बहनों को परेशानी अथवा परिवार की आमदनी में दिक्कत, उसके भाई बहनों को किसी प्रकार की परेशानी से जूझना पड़ सकता है और परिवार की जो आमदनी है, परिवार की जो इनकम है, उसको लेकर के किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे चरण में अगर जातक जातिका का जन्म होता है तो माता पिता को परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा माता सासू माता को वो भारी हो सकता है। तो एक प्रकार से माता से संबंधित जो मातृ स्थानीय महिलाएं आपके परिवार की हैं, उनसे संबंधित परेशानी तीसरे चरण में जन्म लेने पर हो सकती है। चौथे चरण पे अगर जन्म होता है तो पिता को धन की हानि अथवा पिता का स्वास्थ्य खराब अथवा पिता को कारोबार की परेशानी, धन की परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी और कारोबार की परेशानी। तो चौथे चरण में जन्म लेने पर ये पिता से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो बात करते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण आदि कहाँ पर आएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने 13 अंश 20 कला को 4 भागों में अभी तक बांट करके समझा था, उसी प्रकार 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक का जो स्थान है, इसको आप 4 भागों में जब बांट लेंगे तो 16 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश तक के मध्य में अगर उस जातक जातिका का जन्म होता है तो वो पहले चरण का जन्म हुआ। इसी प्रकार 20 अंश से लेकर के 23 अंश 20 कला के मध्य में उनका जन्म होता है तो दूसरे चरण का जन्म हुआ और 23 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला के मध्य में उसका जन्म होता है तो तीसरे चरण का जन्म हुआ और 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक के मध्य में उसका जन्म होता है तो ये चौथे चरण का जन्म हुआ। तो इसी रूप में हमारे को आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों के संबंध में समझ लेना चाहिए। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। तो बुध का दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अथवा जातिका को जो सामान्य रूप से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है नज़र दोष से पीड़ित होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है अथवा जिनको बहुत जल्दी टोक लग जाती है, तो नज़र दोष से बड़ी जल्दी वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अथवा जातिका को नज़र दोष का परमानेंट उपाय कर लेना चाहिए। तो समझते हैं कि इसके चारों चरणों में जन्म लेने पर क्या क्या परेशानियां जातक जातिका को उठानी पड़ सकती हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस दिन का हमको रहता इंतजार है, गुरुवर का जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका को इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर उनका पहले चरण में जन्म हुआ है, पहले चरण का मतलब हुआ 16 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश तक के मध्य में अगर उस जातक जातिका का जन्म होता है तो वो पहले चरण का जन्म हुआ। इसी प्रकार 20 अंश से लेकर के 23 अंश 20 कला के मध्य में उनका जन्म होता है तो दूसरे चरण का जन्म हुआ और 23 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला के मध्य में उसका जन्म होता है तो तीसरे चरण का जन्म हुआ और 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक के मध्य में उसका जन्म होता है तो ये चौथे चरण का जन्म हुआ। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वृश्चिक राशि के अंतर्गत आ जाता है। वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि है। तो वृश्चिक राशि के अंतिम 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक का जो स्थान है वो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्थान है। तो इसके 4 भाग करने पर हमारे को ये परिमाण मिल जाते हैं।
तो अगर प्रथम चरण में जातक जातिका का जन्म होता है, अर्थात 16 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश के मध्य में उसका जन्म होता है, तो वो बड़े भाई को भारी होगा, बड़े भाई को दिक्कत होगी। वहीं पर वृश्चिक राशि के अंतर्गत अगर 20 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला के मध्य में उसका जन्म होता है, तो वो दूसरे चरण का जन्म हुआ, और दूसरे चरण में जन्म होता है तो वो छोटे भाइयों के लिए भारी होगा। वहीं पर 23 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला के मध्य में उसका जन्म होता है, तो तीसरे चरण का जन्म हुआ, और तीसरे चरण में जन्म होता है तो वो अपनी माता के लिए भारी होगा, अर्थात माता की चिंता बढ़ेगी या माता को किसी प्रकार की चिंता घेर लेगी। 26 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक के मध्य में उसका जन्म होता है, तो चौथे चरण का जन्म होगा, और चौथे चरण में अगर जन्म होता है तो स्वयं की हानि, अर्थात उसके स्वयं के जीवन के लिए वो नुकसानदायक समय होगा। स्वास्थ्य खराब, उसको स्वास्थ्य जनित परेशानियों से जूझते रहना पड़ेगा। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों की बात हुई। हम बात करते हैं अंतिम जो रेवती नक्षत्र है उसके भीतर में जन्म लेने वाले गंडमूल जातक जातिकाओं के बारे में। तो बुध का जो अंतिम नक्षत्र है वो रेवती है, और रेवती नक्षत्र ये मीन राशि के अंतर्गत आ जाता है। मीन 12 नंबर की राशि है, अंतिम राशि है। तो मीन राशि का समापन और रेवती नक्षत्र का समापन एक साथ हो जाता है, इसलिए इसको गंडमूल नक्षत्र कहा गया है। तो मीन राशि के अंत में अर्थात 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक का जो समय होगा, जो स्थान होगा, वो रेवती नक्षत्र का होगा। तो इस रेवती नक्षत्र के अंदर अगर किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो वो गंडमूलिया है। और ये 6 के 6 जो नक्षत्र हमने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा खराब गंडमूल नक्षत्र रेवती ही माना जाता है। तो रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अथवा जातिका को थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। समझते हैं कि इसके चारों चरणों में जन्म लेने पर कैसा कैसा परिणाम फेस करना पड़ता है। रेवती नक्षत्र जो मीन राशि के 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका को जो सामान्य प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसको अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो वो है अपूरणीय क्षति। उनको जीवन में कोई ऐसा लॉस फेस करना पड़ेगा जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो पाएगी, परमानेंट लॉस जिसे हम कहते हैं। और चारों चरणों के अनुसार अगर हम देखें तो प्रथम चरण में अगर जन्म होता है 16 अंश 40 कला से लेकर के 20 अंश के भीतर में जन्म होता है, तो एक पक्ष उसको मानता है कि उसका जीवन सुखी होगा, वो धनी होगा, लेकिन दूसरा पक्ष जो मानता है अपूरणीय क्षति उसको फेस करनी पड़ेगी। दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो एक पक्ष के अनुसार वो मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, किंतु दूसरे पक्ष के अनुसार जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उसको स्वास्थ्य जनित समस्याएं घेरती रहेंगी। तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो धन हानि अर्थात आर्थिक नुकसान उसको झेलना पड़ेगा, और दूसरे पक्ष के अनुसार पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो पिता का जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन रखने के लिए दवाई इत्यादि का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो तीसरा चरण का अर्थ हुआ कि 23 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला के मध्य में अगर उसका जन्म होता है तो। चौथे चरण में अगर जन्म होता है अर्थात 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के मध्य में उसका जन्म होता है, तो ये जो समय है स्वयं के लिए अशुभ अर्थात उसके जातक के स्वयं के लिए घातक समय है, अथवा
मातृपक्ष पितृपक्ष दोनों के लिए भारी होगा। मातृपक्ष का मतलब हुआ उसका ननिहाल और पितृपक्ष का मतलब हुआ उसका पिता दादा का जो पक्ष है वो पितृपक्ष हुआ, माता नानी का जो पक्ष है वो मातृपक्ष हुआ। तो दोनों पक्षों के लिए वो भारी रहेगा अगर उसका जन्म चौथे चरण में होता है। ऑल ओवर अगर हम लोग देखें तो गंडमूल नक्षत्रों में से सबसे खराब परिणाम देने वाला ये रेवती नक्षत्र ही होता है। तो रेवती नक्षत्र में किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उसको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है, मात्र इन नक्षत्रों के जो रिजल्ट हैं उन्हीं को लेकर के नहीं बैठें, अपितु अपनी कुंडली के अंदर अगर आप इन नक्षत्रों के अंदर जन्मे हैं या आपके परिवार में कोई व्यक्ति नक्षत्रों के अंदर जन्मा है, गंडमूलिया है, तो सबसे पहले उसकी कुंडली में अगर ये 3 नक्षत्रों के अंदर उसका जन्म हुआ है तो बुध की कैसी स्थिति है वो देखें। बुध अगर वहाँ पर अच्छा है, क्योंकि ये तीनों नक्षत्र बुध के नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्र के ऊपर बुध का स्वामित्व चलता है। बुध अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब स्थिति में होगा तो इसका परिणाम और ज़्यादा नेगेटिव आपको फेस करना पड़ सकता है। बुध अगर आपकी कुंडली के अंदर नॉर्मल है, सामान्य है, तो इसका परिणाम जैसा बताया गया वैसा ही सामान्य परिणाम होगा। और वहीं पर बुध अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है तो हो सकता है कि इसका जो परिणाम है वो नगण्य रह जाए, कम मात्रा में रह जाए। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और इसके साथ ही एक बात और बता दें, कुंडली के 12 लग्न होते हैं, उन 12 लग्नों में से अगर आपका जन्म लग्न वृष हो जो दूसरी राशि है, सिंह हो जो 5वीं राशि है, वृश्चिक हो जो 8वीं राशि है और कुंभ हो जो 11वीं राशि है, अगर इन लग्नों में आपका जन्म हुआ है तो गंडमूल नक्षत्र का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। इन लग्नों में अगर आपका जन्म हुआ है तो गंडमूल नक्षत्रों का नकारात्मक परिणाम आपको न के बराबर मिलेगा। वहीं पर अगर गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला लड़का रात्रि को पैदा हुआ है और लड़की दिन में पैदा हुई है, जातिका का जन्म दिन में हो और जातक का जन्म रात्रि को हो, तो तब भी गंडमूल नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, नगण्य रह जाता है। तो ये कुछ गंडमूल नक्षत्रों के संबंध में कुछ आवश्यक बातें हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इनका अध्ययन करें, इनको बार बार समझें। भली भांति समझने के बाद ज्योतिष जगत के भीतर में चीज़ों से घबराना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर चीज़ों को समझें, उनका उपाय करें और सही रास्ते पर आप चलें। तो इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हैं। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इतने प्यार से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।